Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 15 of class 9th NCERT Science and our chapter name is Improvement in Food Resources. खाद्य संसाधनों में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं. सो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. We know that all living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. तो हम जानते हैं कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फूड से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स और बाकी वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए. बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. हमारे लिए पौधे और पशु दोनों ही एक तरह से हमारे फूड का एक मेन सोर्स बनते हैं. ये वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो हम हमारे खाने की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम एग्रीकल्चर से या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन से हम प्राप्त करते हैं. वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो हम बहुत टाइम जो है मतलब हर दिन एक तरह से हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि कैसे कृषि के उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के डिफरेंट जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं. सो वाई इज दिस नेसेसरी. ये प्रयास क्यों ज़रूरी है. सो वाई वी कैनॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. क्यों हम आज के टाइम पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे खेतों से, पशुपालन से, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है, हमें उसको इंक्रीज करने की क्यों ज़रूरत है. सो इसका आंसर हमें मिलता है इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री. इंडिया की जो जनसंख्या है भारत की वो बहुत ज़्यादा है. सो आवर पॉपुलेशन इज़ मोर दैन 1 बिलियन पीपल. तो हमारी जो देश की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ 1 बिलियन से भी अधिक है. 120 अराउंड 2020 में थी, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है. सो एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन $250 बिलियन टन ऑफ ग्रेन एवरी ईयर. तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है खाने का उत्पादन करना होगा. ठीक है. सो दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. तो ये ऐसा तब पॉसिबल होगा अगर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर हम खेती करें. सो बट दिस इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. लेकिन भारत में पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है जगह पर खेती होती है. एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो हमारे पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हम भूमि को या भूमि की उपलब्धता को हम इंक्रीज कर लें. सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. तो हमारे लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि हमारे पास जो हमारी भूमि है या जितने हमारे पास पशुधन है तो उनके हम उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दें, यानी कि उनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर दें. तो एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार. और अभी तक जो हमने इतने सारे जो है स्टेप्स उठाए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रहे हैं. वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन. हमारे जो है हमने हरित क्रांति को भी सुना है, उसकी हेल्प से हमारे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है. सो विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, food grain production. We have also had the white revolution which had led to the better and more efficient use as well as availability of milk. तो इससे क्या हुआ है, हमने हरित क्रांति के बारे में सुना है जिससे हमारे फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है. श्वेत क्रांति से हमारा जो दूध का उत्पादन है हमारे देश में वो भी बढ़ा है और उसका अच्छा जो है एफिशिएंट यूज भी हम इसका कर रहे हैं. So, however, these revolutions means that our natural resources are getting used more intensively. तो अगर हम ये सब कर रहे हैं, मतलब हम ये हमारे देश में इतनी सारी रिवॉल्यूशंस आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी जो
नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ उनका कर लिया है। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। तो इसके रिजल्ट के रूप में क्या होगा कि हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं उनकी हानि हो जाएगी और उनका जो संतुलन है वो बिगड़ने का खतरा भी हमारे सामने आ जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस टाइम पर हम यही कर सकते हैं कि हम फसल का उत्पादन तो बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है और हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो ऐसे फैक्टर्स को हम डैमेज ना करें कि जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाए। तो हमें इसको करना होगा, लेकिन हमारे संतुलन को, हमारे पर्यावरण संतुलन को बैलेंस। Different crops requires different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle। तो विभिन्न जो फसलें होती है उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स जो है वो डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर सके, अपना फुल डेवलपमेंट, फुल ग्रोथ को कर सके। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियड्स का मीनिंग क्या होता है कि सूर्य प्रकाश का काल, ठीक है, यानी कि कितने टाइम तक सनलाइट उसको रिक्वायर्ड होती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन सनलाइट। पौधे में कैसे प्लांट्स जो है पौधे में कैसे वृद्धि होगी, कैसे फ्लावरिंग, उसके ऊपर फूल वगैरह आएंगे, तो पुष्पन और उसकी जो ग्रोथ है वो सब सनलाइट पर ही डिपेंड करती है। सो एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमें पता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन खुद बनाते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ फसलें ऐसी होती है जो एक तरह से रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ। द खरीफ सीजन, जो रेनी सीजन होता है, दैट इज खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, यानी कि जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर मंथ तक जो फसलें बोई जाती है दैट इज खरीफ क्रॉप्स। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड द रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो कुछ फसलें होती हैं जो कि रबी सीजन में, जो कि नवंबर से अप्रैल तक जो है बोई जाती है। पैडी, सोयाबीन, पिजन मटर, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द, ब्लैक ग्राम, तो ये कुछ खरीफ फसलें हैं। जो गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये कुछ रबी की फसलें हैं। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivable land area। तो इंडिया के अंदर 1952 से अब तक 2010 तक कृषि भूमि में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है, 25%, ठीक है। और इसके अलावा जो फूड ग्रेन है उसमें 4 गुना जो है प्रोडक्शन अब तक हुआ है, यानी कि 25% इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ है, हमारी प्रोडक्शन रेट है, वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाउ हैज़ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड। तो कैसे हमने ये इतना प्रोडक्शन जैसे जो है अचीव कर लिया। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। तो अगर हम पैदावार में कैसे इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर हम ये देखें तो हम क्या करेंगे, हम फार्मिंग में इन्वॉल्व जो भी प्रैक्टिसेस है उनको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। पहला तो है कि बीजों का चुनाव। सेकेंड वन इज नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट। थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। तो पहला क्या है कि पहले तो हम अच्छे बीजों का चुनाव करें, दूसरा फसल की हम अच्छी देखभाल करें, और तीसरा कि जो हमारी जो ग्रोथ हो चुकी फसल है उसको हम उसकी सुरक्षा करें और उसको हम लॉस से उसको हम बचाएं।
सो दैट्स द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड। तो 3 तरीके या 3 क्लासिफिकेशन हमारी क्या हो सकती है कि हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर लें। पहला तो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फसल की हम वैरायटीज़ में हम इम्प्रूवमेंट करें। सेकेंड वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, फसल के उत्पादन में हम इम्प्रूवमेंट करें। सेकेंड वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन करें, यानी कि पहले हम किस्मों में सुधार करें, फिर उसमें हम उत्पादन में इम्प्रूवमेंट करें एंड देन हम उसकी सुरक्षा करें। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम फसल उत्पादन में जो प्रोसेस है उसमें हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटीज़ में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, फसल की किस्मों में सुधार कैसे हो सकता है। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। तो फसल का उत्पादन अच्छा हो यह तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम एक ऐसी क्रॉप वैरायटी चूज करें जो कि हमें अच्छी यील्ड देती हो, एक अच्छा उत्पादन देती हो। वैराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड हाई यील्ड। तो हम कैसे चुनाव करेंगे, फसल की जो किस्में हैं उनके हम डिफरेंट क्वालिटीज़ के बेस पे, जैसे कि उनमें कैसा डिजीज़ के प्रति कैसी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, फर्टिलाइजर्स के प्रति उनका कैसा रिस्पॉन्स है, उत्पादन की उनकी कैसी गुणवत्ता है और क्या उनका हायर जो है यील्ड हमें उससे अच्छे प्रोडक्शन हमें उससे मिल सकता है। सो वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल करेक्टर्स इनटू क्रॉप वैराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो फसल की किस्मों में हम अगर हम ऐच्छिक गुण चाहते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण प्रक्रिया के द्वारा हम ये कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है, संकरण होता है कि विभिन्न किस्मों में हम क्या करें, विभिन्न अलग अलग किस्मों के हमारे बीज है तो उनके हेल्प से हम एक नया बीज जो है डेवलप करें। सो संकरण विधि में हम बेसिकली क्या करते हैं, विभिन्न जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पौधे में संकरण करवाते हैं। सो दिस क्रॉसिंग में बी इन इंटर वेराइटियल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीन्स और इंटर जेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरिया। तो हमारा जो संकरण है वो बेसिकली 3 तरह से हो सकता है। पहला तो है अंतरा किस्मीय, यानी कि अलग अलग किस्मों के बीच में, अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में। सेकंड है हमारा अलग अलग स्पीसीज के बीच में, ठीक है। एंड जो थर्ड है हमारा वो है अंतरावंशीय या अलग अलग वंश के बीच में। तो अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी विधि क्या है कि हम ऐच्छिक गुण वाले जीन्स को हम उसमें डाल दें, यानी कि हम कुछ ऐसे जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा दें जो हमें चाहिए हैं। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और इससे हमारी जो फसल है वो अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल होगी, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हमें मिलेगी। फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट वेराइटीज प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। तो अगर हमें नई नई वेराइटीज़ को अपनाना है तो उससे पहले हमें ये ध्यान देखना होगा कि हमारी जो फसल की जो विभिन्न डिफरेंट किस्में हैं, वेराइटीज़ हैं, विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट होती है, हमें अच्छा जो है एक यील्ड दे सके, हमें उत्पादन अच्छा दे सके। मतलब हमें ये देखना है कि अगर हम किसी भी किस्म को अपनाने से पहले कि क्या हमें वो अच्छा उत्पादन दे रही है। सो farmers would need to be provided with good quality seeds of particular varieties, that is the seed should all be of same variety and germinate under the same condition। तो जो किसान हैं उनको अच्छी गुणवत्ता वाले बीज जो है उपलब्ध करवाने चाहिए, ठीक है। यानी कि उनके पास ऐसे बीज होने चाहिए जो कि सारे के सारे बीज एक ही किस्म के हो, एक ही वैरायटी के हो, एक ही कंडीशन में वो इन जो है जर्मिनेट हो सके, अंकुरित हो सके। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर
तो जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है यानी कि कृषि की डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं और फसलों का जो उत्पादन है वो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि क्या मौसम है, कैसी मिट्टी की गुणवत्ता है और पानी कितना उपलब्ध है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल, वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोथ इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। सो हमें ये तो नहीं पता कि कैसे, मतलब क्योंकि हमें सूखे और बाढ़ का पूर्वानुमान नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी किस्में हमारे लिए बहुत जो है यूजफुल है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सके, उग सके। सिमिलरली वेराइटीज टोलरेंट टू हाई सोइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड, और ऐसी किस्में हम बनाएं जो कि अगर मिट्टी में सैलिनिटी हाई है यानी कि लवणीय मिट्टी में भी वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वेराइटीज इम्प्रूवमेंट इज डन आर, तो कुछ किस्में यहाँ पर कुछ वेराइटीज दी गई है जिससे हम वेराइटीज में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कुछ फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइयर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। तो पहले क्या है, हाई यील्ड हो, हमें उच्च उत्पादन हो, प्रति एकड़ जो फसल है उसकी उत्पादकता इंक्रीज हो। सेकंड क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जो हमारी फसलें हैं उसकी किस्म जो है, क्वालिटी जो है वो उन्नत किस्म की हो। क्वालिटी इज कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन wheat, प्रोटीन क्वालिटी इन pulses, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि जो दाल है उसमें प्रोटीन की गुणवत्ता हो, तिलों में तेल की गुणवत्ता हो, फलों और सब्जियों में संरक्षण, लंबे टाइम तक हम उनको प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी कुछ फसलों में जो है ये चीज़ें होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट, जैविक और अजैविक प्रतिरोध। मतलब कि क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन बी ग्रोन ड्यू टू बायोटिक disease, insect and nematode, and abiotic like drought, salinity, water logging, heat, cold, frost, stresses under different situations, variety resistance to these stresses can improve crop production। यानी कि जो हमारे बायोटिक रेजिस्टेंट है या एबायोटिक रेजिस्टेंट है उसके कारण जो है फसल उत्पादन कम हो सकता है। तो हम कुछ ऐसी फसलें जो है इस्तेमाल करें, ऐसी फसलों को हम इंक्रीज करें जो इन परिस्थितियों को सहन कर सके, इनको जो है इनको वो इन सभी के साथ, मतलब ये सारी अगर फसल के सामने सारे प्रतिरोध भी आए फिर भी वो हमें एक अच्छी यील्ड प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, मोर शोइंग फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। तो हम क्या करें कि उसके पकने के टाइम में चेंज कर दें, यानी कि फसल को उगने से लेकर उसकी कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा है। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउज फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन ए ईयर। तो इससे क्या होगा कि जो किसान है वो प्रतिवर्ष वो कई बार अपने खेतों में फसलें उगा सकेंगे। सो शॉर्ट ड्यूरेशन इज ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यूनिफॉर्म मेजोरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोग्रेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। और कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी जो है काफ़ी कम खर्च होगा। ठीक है, और जो हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस है उसके दौरान होने वाली जो फसल की हानि है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वाइडर अडेप्टेबिलिटी, व्यापक अनुकूलता। डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो हमारी अगर पर्यावरण परिस्थितियाँ अलग अलग हो जाए, मतलब कैसी भी पर्यावरण परिस्थितियाँ हो, तो कम से कम हमारी जो फसल है उसका उत्पादन हम एक तरह से स्टेबलाइज कर सकें। वन वेराइटी कैन देयर बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। मतलब एक ही वेराइटी को हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उगा सकें। नेक्स्ट हमारा है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐच्छिक संचय गुण। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोडर क्रॉप्स। जो हमारी चारे वाली फसलें हैं उनमें लंबी लंबी और जो
ब्रांच वगैरह उनकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स, जो अनाज के लिए जो पौधे होते हैं वो जितने हाइट में कम हो उतने ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स, ताकि फसल के उत्पादन के लिए कम से कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। Thus, developing varieties of different agronomic characters help give higher productivity। तो इस प्रकार जो एग्रोनॉमिक करेक्टर्स वाली अगर हम फसलें उत्पादित करेंगे तो इससे हमारा उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। यानी कि अगर हम शस्य विज्ञान वाली किस्में हम उत्पादित करें तो उत्पादन प्राप्त करने में ये हमारे हायर प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने में ये हमारी हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। टिल देन बाय।